हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे और उसमें से कुछ पॉइंट्स भी हम लोग जाने, यानी कोशिका का जो अंग था उसके बारे में हम लोग कल कुछ पढ़े थे। बाकी जो है उसको आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोशिका के जो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ ही लिए थे, उसके बाद राजधानी पढ़ लिए, भेकुस पढ़ ही लिए थे, ठीक है ना। सेंट्रोसोम पढ़ना था। सेंट्रोसोम के बारे में जानेंगे, यानी जिसको तारक आय कहते हैं, ठीक है ना। आइए सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। तारक आय, ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम, ठीक है ना, इसका काम क्या होता है और इसका किस जगह पे कार्य होता है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं इसका खोज कौन किया था। खोज किसने किया था? खोज करने वाला बोबरी था। किसने खोज किया था? बोबरी ने इसका खोज किया था। यानी सेंट्रोसोम का खोज करने वाला कौन था? बोबरी ने खोज किया था। और इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है? कार्य कोशिका विभाजन करना। क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि टूटा हुआ अंग को फिर से क्या करना? जोड़ देना, ठीक है ना। टूटे हुए कोशिकाओं को क्या करना? पुनः फिर से उसमें निर्माण करना, यानी पुनः उसको फिर से जोड़ना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन। खोज किसने किया था? बोबरी ने किया था, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? सबसे ज्यादा विभाजन, सबसे ज्यादा विभाजन लीवर में होता है। सबसे ज्यादा विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है, ठीक है ना। यह कल के वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब सबसे ज्यादा किसमें विभाजन होता है? लीवर में। सबसे कम किसमें विभाजन होता है? ब्रेन में। सबसे कम विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में, यानी दिमाग, ठीक है ना। इसमें सबसे कम क्या होता है? सबसे कम विभाजन होता है ब्रेन में। और यह 90% न्यूरॉन का बना होता है। 90% न्यूरॉन का बना होता है और 10% ग्लियासोम का बना होता है। 10% ग्लियासोम का बना होता है। गलती से अगर यदि इसमें तो कोई विभाजन होने वाला है ये नहीं है, गलती से भी इसमें विभाजन नहीं होगा, लेकिन गलती से जो विभाजन हो ही गया तो थोड़ा बहुत इसमें विभाजन होगा। तो वही क्या होता है? अगर विभाजन होने के बाद अगर विभाजन इन 10% में हो जाएगा तो क्या होगा? यही ब्रेन कैंसर का नाम से जाना जाता है। क्योंकि कोशिका विभाजन होने का मतलब क्या है? कोशिका विभाजन होने का मतलब है कि वो काम में लगना चाहिए। और हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है ब्रेन यानी न्यूरॉन को छोड़ करके, वो सब कार्य में लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर यदि विभाजन होगा तो यह कोशिका विभाजन होने के बाद किसी कार्य में नहीं लगती है, इसीलिए वहां पे यह किसका रूप धारण कर लेती है? ब्रेन कैंसर का धारण रूप कर लेती है, ठीक है ना। तो यह है, हम लोग जाने इसको, ठीक है ना। तारक काय का काम क्या होता है। वैसे तो आप लोग इस कोशिका विभाजन का अर्थ स्पष्ट आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जब कोशिका मर जाती है, किसी स्थान में कोशिका यदि मर जाएगी तो उस कोशिका को पुनर्विभाजन करने, उस जगह को भरने में किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है। समझिएगा कि 100% में हमारे शरीर में इसका काम कम से कम 90% होता है, ठीक है ना। कम से कम 90% अकेला ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं भी टूटा, अगर कहीं कोई कोशिका मर गई तो उसको कौन सा पुनर्विभाजन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का ही कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। यानी कहीं भी कोशिका मरी गई है या हल्का फुल्का है, जो भी हो, जैसा भी हो, उस जगह को क्या करना? पुनर्से विभाजन कर देना और पुनर्विभाजन करके उस आकार में उसको लाना ही सेंट्रोसोम का काम होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जान गए सेंट्रोसोम का काम क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सेंट्रोसोम के बाद आने वाला है ईआर।
ई आर का फुल फॉर्म इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःप्रदव्य, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। इंग्लिश में इसको होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम जानेंगे और ये किस प्रकार से कार्य हमारे शरीर में करता है, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक जो होता है क्या, आंतरिक कंकाल होता है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है? आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे सपोज मानिएगा हम जब घर बनाते हैं तो घर में क्या लगाते हैं? पिलर, बीम देते हैं और पिलर देते हैं, ठीक है ना, ताकि क्या होता है वो अंदर से मजबूत रहेगा, किसी भी प्रकार का वह उस पर दिक्कत नहीं आएगी, वह एकदम मजबूती से खड़ा रहेगा। ठीक उसी प्रकार यह शरीर में आंतरिक कंकाल का कार्य करती है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का उसमें अटैक ना हो, इसके लिए यह क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए आंतरिक कंकाल का कार्य करती है, ठीक है ना। इसका कार्य है आंतरिक कंकाल, ठीक है ना। इसको आंतरिक सहायता भी कहा जा सकता है, इसको हम आंतरिक सहायता भी कह सकते हैं। आंतरिक सहायता, आंतरिक सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। आंतरिक सहायता क्या होता है? प्रदान करना होता है, ठीक है ना। तो इसको आंतरिक कंकाल भी कह सकते हैं या आंतरिक सहायता प्रदान करना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे और इसमें कार्य क्या होता है? वसा का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। वसा तो आप लोग समझते होंगे, वसा का निर्माण, वसा का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसको चर्बी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। ई आर अंतःप्रदव्य जालिका हिंदी में कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। कार्य होता है आंतरिक कंकाल यानी आंतरिक सहायता प्रदान करना होता है और यह वसा का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ई आर है ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। पहला होता है एक स्मूथ होता है और दूसरा होता है एक रफ होता है, ठीक है ना। स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना। और रफ मीन्स क्या होता है? खुरदुरा, खुरदुरा, ठीक है ना, खुरदुरा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो स्मूथ वाला पार्ट्स होता है, यहाँ पे एक इमेज हम लेकर के समझाते हैं आप लोग को, ताकि स्पष्ट ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे हमने 2 टाइप्स बना दिए, ठीक है ना। अब इस 2 टाइप्स में हम एक तरफ क्या रखेंगे? स्मूथ रख लेते हैं, यहाँ में स्मूथ हो जाएगा और एक साइड में क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। एक्चुअली इसको बाहर रखना चाहिए लेकिन अंदर ही रख दे, बस समझना ही आप लोग जिस तरह का समझ लीजिए, ठीक है ना, जैसे आप लोग समझने में आप लोग आसानी हो। तो ये पार्ट्स हो गया, इसको नंबर वाइज कर देते हैं यानी इसी को 2 पार्ट्स, ठीक ना। तो स्मूथ हो गया, ठीक है ना, पहला, और दूसरा रफ हो गया, ठीक है ना। तो इस रफ में क्या हमको देखने को मिला? जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया तो इस रफ में हमको क्या देखने को मिला है? राइबोसोम देखने को मिला है, राइबोसोम। और ये हम जानते हैं कि प्रोटीन का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में राइबोसोम का ही होता है। प्रोटीन का निर्माण करने वाला कौन सा होता है? राइबोसोम। तो यह जब देखा गया सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, तो इसमें राइबोसोम के कुछ अंग यानी कुछ भाग दिखाई देने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? यहाँ पे यह कह दिया गया कि हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? रफ साइड में, याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण रफ साइड में होता है, यानी खुरदुरा वाला भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है और स्मूथ वाला पार्ट्स में वसा का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? वसा का निर्माण, वसा का, इसमें वसा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ई आर लिख देते हैं। ई आर के 2 टाइप्स, पहला स्मूथ और दूसरा रफ, ठीक है ना। तो
तो इसके बारे में हम जाने कि ER अंतःप्रतःजालिका कार्य, इनका कार्य क्या होता है, आंतरिक कंकालीन आंतरिक सहायता प्रदान करता है, वसा का निर्माण करना होता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। स्मूथ का काम होता है वसा का निर्माण करना और रफ का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। वैसे तो प्रोटीन का जो राइबोसोम का ही काम होता है, लेकिन अब राइबोसोम इसमें जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा गया तो इसमें वह उसके कुछ भाग दिखाई देने लगे, तो इसमें कह दिया गया कि राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम यानी रफ वाले साइड में होता है। चलिए ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, और एक चीज और आप लोग को बता दें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह कोशिका झिल्ली के समरूप ही दिखाई देता है। ठीक है ना, यह कोशिका झिल्ली के समरूप ही दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि कोशिका झिल्ली से कुछ अलग दिखाई देता है। सेम उसी के दम सेम, समरूप मीन्स क्या, सम्मान, उसी के समान यह दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए अब अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, राइबोसोम का काम। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला जो होगा वो राइबोसोम। राइबोसोम ये तो हम पहले ही बता दिए हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसका खोज किसने किया था राइबोसोम का? राइबोसोम का खोज किसने किया था? पलाडो ने किया था। किसने किया था? पलाडो ने किया था। याद रखिए, कभी पूछ देता है 1 नंबर के लिए कि राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो पलाडो ने किया था। और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना, ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब यह जो स्पेलिंग होता है ना, यह मतलब कि हिंदी वाला स्पेलिंग जो है, मतलब थोड़ा आप लोग को समझने में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख देता हूं। अगर किसी प्रकार का आप लोग को इसमें दिक्कत होगा समझने में तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना, वैसे तो मैं लिखने के साथ साथ इसका उच्चारण भी कर देता हूँ, बोल भी देता हूँ। अगर यदि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं जो बोलूंगा वह चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका खोज किसने किया था? पलाडो ने किया था। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य करना। ठीक है ना, प्रोटीन का जितना कार्य होता है वह राइबोसोम का ही काम होता है। अगर शरीर में हमारा राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है ना, अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक सेंडिमिनेशन होता है। ठीक है ना, एक सेंडिमिनेशन होता है, सेंडिमिनेशन। एक सेंडिमिनेशन राइबोसोम होता है। ठीक है ना, एक सेंडिमिनेशन राइबोसोम होता है और एक सब्सिएंट राइबोसोम होता है। ठीक, और एक क्या होता है? कार्फिएंट सल्फिएंट राइबोसोम होता है। कार्फिएंट राइबोसोम होता है। ठीक है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, हिंदी में अगर यदि कहा जाए तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप लोग नाम सुने ही होंगे, जिसके पहले मैं बताया हूं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, कौन से जीव होंगे। ठीक है ना, तो जो सेडिमिनेशन जो राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक में आएगा, यानी एक कोशिकीय में आएंगे। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है? 70S होता है ना, सबसे छोटा होता है। ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें क्या पाया जाता है? 70S पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेंडिमिनेशन के, सेंडिमिनेशन होता है, इसी को एस से दर्शाया जाता है। ठीक है ना, और ये छोटा होता है। क्या होता है? यह छोटा होता है। और यह जो कार्फिएंट होगा राइबोसोम, यह यूकैरियोटिक में आएगा। यह किस में आएगा? यूकैरियोटिक में आएगा। ठीक है ना, यह सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा, यह बड़ा होता है। ये कितना होता है? 80S का होता है।
ठीक है ना, 80s। एस का मतलब हम समझा दिए, एस का मतलब सेंडिमिनेशन होता है, ठीक है ना। तो 70s और 80s, ठीक है ना। यही पूछता है कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से बड़ा कौन होता है या छोटा कौन होता है, ठीक है ना। तो सेंडिमिनेशन कौन सा होता है, 70s होता है जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और जो 80s होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा, यही 1 नंबर के लिए प्रश्न क्या करता है, उठाता है, ठीक है ना। तो ये चीज तो आप लोग कंफर्म याद पता चल गया होगा, इसका मतलब क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राइबोसोम का खोज किसने किया था, प्लाटो ने किया था। कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंडिमिनेशन राइबोसोम और एक सर्पिएंट राइबोसोम होता है, जो एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। एक 70s होता है और एक 80s होता है। तो बहुकोशिकाओं में किसका प्रयोग होता है, 80s का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। यानी बहुकोशिक जितने जीव होते हैं इन सब में 80s का प्रयोग होता है, और जो 70s है यह एक कोशीय जीव में होता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब जानते हैं केंद्रक, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस होता है। केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया था, डीएनए, बहुत लोग पूछे डीएनए खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। तो डीएनए पाया कहाँ जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तो इसीलिए डीएनए का पूछिए किसने खोज किया था, या केंद्रक का किसने खोज किया था। तो किसने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रखिएगा, अक्सर पूछता है केंद्रक खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन इसका खोज किया था। केंद्रक मतलब क्या, सपोज इस तरह का समझिएगा, यहाँ पे एक हम वृत्त बना दिए, यहाँ में कोई एक व्यक्ति है और इसके हर चारों तरफ में व्यक्ति मौजूद है। तो आप समझिएगा कि अगर यह व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा तो इसके बातों का नियम जो होगा वो सबके ऊपर लागू होगा। सपोज माने कि यह कह दिया कि आज तुमको यहां से घर नहीं जाना है, तो यह जैसे ही कहेगा आज तुमको यहां से किसी को घर नहीं जाना है, तो कोई यहां से नहीं हिलेगा, यानी कोई यहां से स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब का मालिक कौन है, जो बीच में बैठा है। ठीक उसी प्रकार वो जितने कोशिकांग हैं उन सब का जो मालिक होता है कौन है, केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक जो बीच में न्यूक्लियस के नाम से रहता है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि अगर यदि वह केंद्रक ही सटीक रूप से काम नहीं करेगा तो बाकी उसके अंग कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो यह केंद्रक कंट्रोलर का भी काम करता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंट्रोलर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंट्रोलर। ब्रेन ऑफ कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी ब्रेन को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, यानी ब्रेन को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करके रखता है, ब्रेन ही। जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा, जैसे चाहेगा वैसे कराएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस पूरे अंगों को कंट्रोल करके कौन रखता है, केंद्रक रखता है। जिस प्रकार हमारा ब्रेन कंट्रोल करके पूरे शरीर को क्या करता है, रखता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम भी पाया जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम इसी में पाया जाता है, प्रोटीन भी इसी में पाया जाता है। तो जो क्रोमोसोम और प्रोटीन पाया जाता है कितना % में पाया जाता है, क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है इसका जब हम डीएनए पार्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, क्रोमोसोम का एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र, जो आनुवंशिकता का कार्य करता है। एक मेल से दूसरे फीमेल में मतलब क्या होता है, अंतरण होते हैं, आ जाता है, और वह आने वाले संतान की उत्पत्ति कराता है। उसमें उसके गुण का क्या होता है, आधा हिस्सा मतलब की जाता है, ठीक है ना। तो वही क्या होता है, अगले जन्म का कार्य होता है। तो देखिए यहाँ पर गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, 46 होता है। मेल में भी 46 होगा और फीमेल में भी 46 होगा। तो इन दोनों में से
क्या होता है, एक यानी 23 निकल करके इसमें से और इसमें से आता है। 46 में से 23 फीमेल से आएगा और मेल से 43 आएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, ये क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ 46 हो जाएगा ना। और किसी भी संतान की संरचना करने के लिए, किसी भी शरीर को बनाने के लिए एक जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल्स बताएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग जान लीजिएगा क्रोमोसोम का क्या काम है। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम और जो प्रोटीन होता है वो भी कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में ही पाया जाता है। क्रोमोसोम और प्रोटीन ये 80% अकेले ही होते हैं। क्रोमोसोम और प्रोटीन केंद्रक में कितने परसेंट होते हैं, 80% होते हैं। और जो 10% होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है ना। ये कितने परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। तो कितना हो गया, 90% हो गया। और 10% जो बचा वो अन्य होते हैं। अन्य में कितने होते हैं, 10%। अभी मिलाकर पूरा 100% हो गया ना। तो कहने का मतलब कि हमारा केंद्रक में कितना, 100% है। 100% में क्रोमोसोम और प्रोटीन 80% है और डीएनए और आरएनए 10% है और जो अन्य है वो 10% में है। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम और प्रोटीन ये दो जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। आनुवंशिकता के लिए क्रोमोसोम का काम होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यह केंद्रक में यह कुछ अंग होते हैं जो कार्य करते हैं, सबके बारे में बता दो। डीएनए और आरएनए का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा तो डालूंगा, तो उसमें आप लोगों को डीएनए और आरएनए का डिफरेंशिएशन यानी अंतर बताऊंगा। उसके बाद डीएनए आरएनए क्या होता है, कहाँ लगता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका एक अलग सा वीडियो में डालूंगा। ठीक है ना। बस अभी यहाँ तक यही जान लीजिए कि डीएनए और आरएनए 10% का होता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम और जो डीएनए होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम और जो डीएनए होता है यानी क्रोमोसोम प्लस डीएनए प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का क्या होता है, बना होता है। एक्चुअली जो डीएनए आरएनए का हम लोग में काम बहुत कम ही आता है, लेकिन डीएनए का काम हम लोग में आता है। डीएनए मतलब केंद्रक, डीएनए मतलब केंद्रक नहीं क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो डीएनए का काम हम लोग यानी यूकेरियोटिक में क्या होता है, आता है। ठीक है ना। और क्रोमोसोम और डीएनए क्या चीज से बना है, प्रोटीन से बना है। ठीक है ना। और डीएनए में क्या होता है, क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना। तो डीएनए में डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो डीएनए में क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। याद रखिएगा डीएनए में क्रोमैटिन पदार्थ क्या होता है, पाया जाता है। डीएनए में क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग जानिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि केंद्रक में क्या क्या कार्य होता है और केंद्रक में क्या क्या अंग मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स पता चल गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको ब्रेन ऑफ कंट्रोलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जा ही नहीं सकता है, कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रेन के जैसे ही काम करता है। क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो 80% में होते हैं। और डीएनए प्लस आरएनए भी पाया जाता है जो 10% में होते हैं। और अन्य जो पाया जाता है वह 10% में होता है। ठीक है ना। और क्रोमोसोम प्लस डीएनए क्या इसके बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। याद रखिएगा क्रोमैटिन पदार्थ किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। अक्सर यही प्रश्न मतलब 1 नंबर के लिए उठाता है कि डीएनए में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है ना। क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाए।
अब हम जो जानेंगे लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इधर जानिएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वेहिकल्स हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम, ईआर, उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेहिकल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ईआर हो गया। इधर में आपको लाइसोसोम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, राइबोसोम। मान लीजिए यहाँ पे सब अंग इसके अंदर क्या है, सब इस झिल्ली के अंदर ये अंग क्या है, कोशिका के अंदर है। तो अगर यदि यह जो केंद्रक है, अगर यदि कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम शोषण का काम करो, तो वो कहेगा कि ना हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कहेगा कि वेहिकल्स तुम रसधानी का काम करो, तुम पानी स्टोरेज करो, ठीक है ना, वो बोलेगा ना हम नहीं करेंगे। अगर यह न्यूक्लियस का अगर यदि बात इनमें से कोई मानने के लिए नहीं तैयार होता है, अगर यदि वो अपने मन का कार्य करता है, ठीक है ना, तब जाकर के लाइसोसोम का काम लगता है, ठीक है ना। और लाइसोसोम का काम तब लगता है, और लाइसोसोम क्या कहता है कि चिंता मत करो, हम अपने तरफ से एक ऐसा एंजाइम छोड़ेंगे ताकि इन सबको क्या करेंगे, सफाया कर देंगे, ठीक है ना। तो लाइसोसोम के पास वह एंजाइम्स है, ठीक है ना, जो कोशिकाओं के अंदर के यानी कोशिकांग है उसको क्या करते हैं, वो मार देते हैं, ठीक है। कोशिका नहीं मारती, कोशिकाओं के अंदर के अंगों को क्या करती है, वो मार देती है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम का खोज करने वाला कौन था, डी डुबे था। डी डुबे ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। लाइसोसोम का खोज करने वाला कौन था, डी डुबे ने खोज किया था। और इसको अंत प्रदत्त जालिका जिस प्रकार वो सॉरी उसमें बताए थे, जल अपघटक भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, जल अपघटक भी कहा जाता है, जल अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। जल घटक अपघटक एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये इसके पास वह क्षमता है कि ये चाहे कि कोशिकाओं को क्या कर सकता है, कोशिकाओं को मार सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, इनको खत्म करने की क्षमता भी इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। इसको एक तरफ से कहा है कोशिका पाचन भी हो सकता है, कोशिका पाचन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका पाचन भी कहा जाता है। यानी मरी हुई कोशिका को क्या करना, रिमूव करना, मरी हुई कोशिका को खत्म कर देना, सफाया कर देना। जिस प्रकार आप लोग देखिए घरों में जो व्यक्ति मर जाते हैं तो क्या होता है, उनको सफाया किया जाता है, जल्द से जल्द उसमें हटा करके उनका जो आगे कार्यक्रम होता है उसमें किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में तो कोशिका मरती होगी, तो आखिर हमारे शरीर में जब कोशिका मरती होगी तो कहाँ सफाया होता है, कौन सफाया करता है। वहां पर थोड़ी ना आदमी है कि चार कंधा पर लेगा और लेके चल देगा, ऐसा होगा कभी नहीं। लेकिन जिस प्रकार आदमी मरता है, मरने के बाद उसको लोग उठाते हैं, कंधों पर लेकर के जाते हैं, सफाया करते हैं। लेकिन हमारे भी शरीर में ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं मरती हैं। तो कोशिकाएं मरती हैं तो आखिर कोई तो होगा जो सफाया करता होगा, कौन सफाया करेगा उसका, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का ही काम होता है, हमारे शरीर में मरी हुई कोशिकाओं का सफाया कौन करता है, लाइसोसोम का काम होता है। जिस प्रकार समझिएगा, मान लीजिए कहीं चोट लगा, तो चोट लगा, जिस जगह पर चोट लगा वहां की कोशिकाएं मर गई हैं, तो उन कोशिकाओं का सफाया कौन करेगा, वहीं पर सड़ेंगी नहीं ना। तो वहीं पे जब नहीं सड़ेंगे तो उन कोशिकाओं को सफाया करने वाला ये लाइसोसोम का ही कार्य होता है। लाइसोसोम ही हमारे शरीर में मौजूद होता है जो उन मरी हुई कोशिकाओं क्या करता है, सफाया करता है, ठीक है ना। इसको आत्महत्या का थैला, आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। अपने आप ही क्या क्या लाइसोसोम करता है, अपने आप को साथ में लेकर ही मार देता है, ठीक है ना। अगर ये इनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये अपने आप भी मरेगा और इन सबको मारेगा। ऐसा एंजाइम इस विस्फोट करेगा ताकि ये सब एक साथ ही मर जाएंगे, ठीक है ना। इनको एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक
ठीक है ना। एटम बम इनको भी कहा जाता है, आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है, अपने आप भी क्या करते हैं, मार सकते हैं, ठीक है ना। खुद मरेंगे और बाकी सबको लेकर के मरेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आरबीसी एक ब्लड होता है। जब ब्लड का हम ग्रुप पढ़ाएंगे, यानी जब ब्लड के बारे में जब चैप्टर बनाएंगे या पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग को हम बताएंगे कि आरबीसी क्या होता है, ठीक है ना। याद थोड़ा सा आप लोग देखिए, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें देखिएगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आरबीसी लिख करके देता है। आरबीसी इस तरह का लिख करके दोनों साइड में देता है, ठीक है ना। तो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आरबीसी क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जब सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे तो इसके बारे में आरबीसी क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आरबीसी जो ब्लड होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जो आरबीसी ब्लड होता है उसमें क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और इसका समय 120 दिन का होता है। यह ब्लड जो है, मानिए कि यह ब्लड है, ठीक है ना, यह क्या है, ब्लड है, इसका समय कितना है, 120 दिन का है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगर हमारे ब्लड में लाइसोसोम पाया जाएगा तो समझिए उसको क्या करेगा, खत्म ही कर देगा। तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, और 120 दिन का इसका क्या होता है, समय सीमा होता है। 120 दिन तक यह जीवित रहता है, उसके बाद क्या होता है, यह मर जाता है। 120 दिन के बाद क्या होता है, यह मर जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर देते हैं। आरबीसी जो होता है, आरबीसी ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और समय इसका 120 दिन का होता है। 120 दिन का 120 दिन का होता है, और उसके बाद क्या होता है, मर जाता है। ठीक है ना। आरबीसी ब्लड जो होता है उसमें क्या लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और इस समय इसका कितना 120 दिन का होता है, और ये 120 दिन के बाद क्या हो जाएगा, या मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये मरने को तो ठीक है, मर गया, लेकिन ये आखिर ये मरता कहाँ पे है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये मरता कहाँ पे है, ये वाला ऊपर हटा देते हैं। ये मरता स्प्लीन में है, ठीक है ना, सॉरी, स्प्लीन में जाकर क्या होता है, ये मरता है, ठीक है ना, जिसको पिल्ली या तिल्हा बोला जाता है, ठीक है ना। पिल्ली या तिल्हा बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं, उसमें जाकर के मरते हैं, ठीक है ना। उसमें जाकर के क्या होते हैं, मरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास लाइसोसोम नहीं होता है। अगर लाइसोसोम होता तो यहीं पे मर जाते, लेकिन लाइसोसोम इनके पास नहीं होता है, इसीलिए जाकर स्प्लीन पिल्हा तिल्ही में क्या होते हैं, मरते हैं, और वहां पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गए, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको फिर से ठीक करके आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब जब अगले वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे वाले टॉपिक को उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।